हाँ कुंजांग होगा, वही 8 to 9 जो कल था वो टाइम है बैकअप क्लास का। सो लास्ट क्लास तक हमने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में आपने डाइपोल रख दिया तो उस डाइपोल के साथ क्या होगा। सो इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म फील्ड, सो दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड में आप कोई डाइपोल रख देते हो। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आपने कोई डाइपोल रख दिया, सो हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर आपने ऐसे कोई डाइपोल रखा हुआ है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट इज थीटा, तो इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होती है दैट नेट फोर्स इज जीरो। कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करती है जो हमने लिखा था P क्रॉस E, जिसे हमने फर्दर सॉल्व किया था PE साइन थीटा। डायरेक्शन और टॉर्क के लिए मैंने दो रूल सिखाए थे, एक आपको राइट हैंड थंब रूल सिखाया था और ये भी सिखाया था कि ये स्मॉलर एंगल से कनेक्ट हो, रोटेट करेगा स्मॉलर एंगल से, तब तक रोटेट करेगा जब तक ये फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में है तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, और ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है दिस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा एंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको डाइपोल मिलेगा। इतना सब हम डिस्कस कर चुके थे सारी चीजें, तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे दोबारा रिपीट करना हो। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस न्यूमेरिकल्स में एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज करता है। क्लास 11th में आपके पास एक कॉन्सेप्ट था एंगुलर एसएचएम, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। तो थोड़ा सा 11th का रिवाइज करा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो जी, एंगुलर एसएचएम का क्या मतलब है। एंगुलर एसएचएम का एग्जाम्पल देखो, सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन, ये पेंडुलम को मैंने एंगल थीटा पे डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके मैंने छोड़ दिया। तो ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है। ये मीन पोजीशन है, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये जो ऑसिलेशन है, दिस ऑसिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो देखो एंगुलर एसएचएम के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर, और सारी कंडीशंस हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, समझना आसान हो जाएगा। कंडीशंस फॉर एंगुलर एसएचएम। पहली कंडीशन होती है कि मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए। कि अगर एंगुलर एसएचएम है तो मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। एंगुलर एसएचएम के लिए पहले यही है कि आपका सिस्टम ऑसिलेट जरूर करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपके जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है। दूसरी कंडीशन है कि आपके सिस्टम पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जरूर काम करनी चाहिए। जैसे यहाँ ले जाकर पेंडुलम को छोड़ दो, पेंडुलम के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगी जो पेंडुलम को वापस अपनी जगह लेकर आएगी। यहाँ छोड़ दो, जैसे पेंडुलम है, मैंने यहाँ डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, टॉर्क एक्ट करेगी जो पेंडुलम को दोबारा अपनी जगह ले आएगी। यहाँ लिया छोड़ दिया, टॉर्क एक्ट करेगी जो पेंडुलम को दोबारा अपनी जगह ले आएगी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करती है पेंडुलम।
तीसरी कंडीशन है, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी, दिस रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी ऑफ दिस फॉर्म, माइनस ऑफ के थीटा। के इज कांस्टेंट, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं इसे यहाँ, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लाइक ये जो था पेंडुलम की मीन पोजीशन थी, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन थी, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। तो जब इसको डिस्टर्ब कर दिया, थीटा एंगल पर इसे ले गया, तो जैसे इसको यहाँ ले जाकर छोड़ूंगा, ये वापस अपनी जगह आएगा, ये मीन पोजीशन, इसे ऐसे डिस्टर्ब किया, इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी जो इसे वापस अपनी जगह लेकर आएगी। तो ये वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन की रिस्पेक्ट में। और ये टाउ तो रीस्टोरिंग टॉर्क है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ टाउ एंड थीटा आर ऑपोजिट। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि टाउ और थीटा का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, कि टाउ और थीटा दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ये नेगेटिव साइन बताएगा। इसके बाद यहां पर आपसे वो कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रूट ओवर के, ये जो कांस्टेंट के आएगा, डिवाइडेड बाय आई। ये जो आई है, दैट आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस ओमेगा से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। दिस इज एंगुलर एसएचएम, जिसकी मुझे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ बताओ कोई परेशानी? अयान, आयशा, दरक्षा, फातिमा, आज किसी की फर्स्ट क्लास है? कोई ऐसा तो नहीं इसकी फर्स्ट क्लास हो? रिपीट 5 हो गया। निल्जा देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। 2 पाई एंगल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, इस कैपिटल टी को कहते हैं, दिस इज टाइम पीरियड। तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। समीन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट हो गया। ये अच्छा है, मैं आगे से ऐसी पॉइंट्स कर करके लिखा करूंगा, ताकि तुम्हें जिस लाइन में परेशानी हो वो लाइन तुम पूछ लो, वरना पूरा रिपीट करना पड़ता है। टाउ इज माइनस ऑफ के थीटा। माइनस ऑफ के थीटा का मतलब है, अगर कोई सिस्टम एसएचएम में है तो उसको ऑसिलेट करना जरूरी है। ऑसिलेट करने के लिए जरूरी है कि एक टॉर्क एक्ट कर रही है जो वापस उसे अपनी जगह ले आए। ये जो टॉर्क होगी, ये एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा एंगल दोगे उतनी ज्यादा टॉर्क एक्ट कर रही होगी। टॉर्क सिंपली एंगल के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आप एंगल देंगे उतनी ज्यादा टॉर्क हो जाएगी। सो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये माइनस साइन बता रहा है कि टॉर्क और एंगल का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तुम इसे ऐसे ले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रही होगी। इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाओगे तो टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट करेगी। ये थीटा बता रहा है। कुंजांग, समीन, हुआ ही क्लियर? ये तुमने 11th में पेंडुलम में करा होता है, सिंपल पेंडुलम। चलो इतना हो गया, रब कर दूं? फिर देखते हैं न्यूमेरिकल 12th में इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज किया होगा। भाई कोई ऐसा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो, या जिसे बैकअप चाहिए?
जोया जब लिख लो तो बताओ। शैन डोलकर, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? ओके भाई, किसी को बैकअप तो नहीं चाहिए ना इसमें? क्योंकि मैंने एक बैकअप की अलग से बैच शुरू करी है, किसी को बैकअप चाहिए वो स्टार्टिंग से तो मुझे बताना। सो देखिए, ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा इसका। ये कंडीशंस थी एसएचएम की, सब लिख चुके हैं इतना, मैं इसे रम कर रहा हूँ। यार तुम लोगों का वीडियो ऑन हो जाता है। निल्जा, अपनी स्क्रीन पे देखो, वीडियो के आगे एक रेड मार्क आ रहा होगा, वो रेड लगाओ। जब भी स्टार्ट किया करो ना, तो उसमें एक ऑप्शन देता है विदाउट वीडियो, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो यूज करते ही नहीं है। जब भी आप ये कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट करें, विदाउट वीडियो कहता है, विदाउट वीडियो स्टार्ट करो, इशू ही नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो कहता है शो दैट मोशन ऑफ डाइपोल in uniform electric field is SHM। आपको ये शो करना है कि यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल का जो मोशन होगा, दैट मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक होगा। ऑल्सो कैलकुलेट टाइम पीरियड, ये दिया हुआ है। तो SHM प्रूफ करने के लिए पहला काम होता है कि आपको ये प्रूफ करना होगा दैट मोशन इज ऑसिलेटरी। SHM तो बाद में आएगा, पहले तो आएगा कि ऑसिलेटरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी वही देखेंगे, वही वही तो डिस्कस करना है सामिया, वही इशू है सारा जो तुम पूछ रही हो, मेन सारा वही इशू है। सो हमने क्या किया, डाइपोल को मीन पोजीशन के अबाउट रख दिया। इस पोजीशन में लास्ट क्लास में भी किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इस पोजीशन में भी टॉर्क जीरो होगी, डाइपोल पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही होगी। अब आपने क्या किया, डाइपोल को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर कर आप यहां ले गए। ये जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। आपने डिस्टर्ब कर दिया डाइपोल को एंगल थीटा के ऊपर। तो जैसे ही आप डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे, डाइपोल के ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी। अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया, तो जब ये डाइपोल मीन पोजीशन पर था, एट मीन पोजीशन, mean position means when P is parallel to E. At mean position, torque on dipole is 0. When dipole is disturbed, अगर डाइपोल को आपने थीटा एंगल से डिस्टर्ब कर दिया, तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी। वही जो टॉर्क हमने पढ़ी थी, वो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी, विच इज
PE sin थीटा। अब देखो आपने इसको डिस्टर्ब किया था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क एक्ट कर रही है क्लॉकवाइज, दैट मींस टॉर्क और एंगल दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। दिख रहा है टॉर्क क्लॉकवाइज है, डिस्प्लेसमेंट जो आपने दिया था दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप यहां पर एक नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, माइनस ऑफ पीई साइन थीटा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, सॉरी, रीस्टोरिंग टॉर्क, restoring torque is Pe sin theta with a negative sign. So this is the restoring torque acting on the dipole. तो डाइपोल पे जो restoring torque एक्ट करेगी दैट्स माइनस ऑफ Pe sin थीटा। अब देखो ये टॉर्क क्या करेगी, वापस इसको मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। मीन पोजीशन पर आते ही टॉर्क जीरो, लेकिन ये इतना मोमेंटम गेन कर लेगा कि यहां रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। फोर्स जीरो है बट मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इतना मोमेंटम होगा कि यहां रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। फिर जैसे ये नीचे गया, जैसे यहां आया, फिर टॉर्क एक्ट करेगी, जो टॉर्क उसे फिर से मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो ये डाइपोल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। इट ऑसिलेट it oscillates about O or about mean position। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही है दैट इज माइनस ऑफ पीई साइन थीटा। अब इस रिस्टोरिंग टॉर्क के फॉर्मूले को देखकर डिसाइड करना है। यहां तक बताओ पहले, कोई परेशानी? अमान, अयान, आयशा, अलीफा, मोटब, कुंजेंग, नुजा, मरियम, कोई डाउट नहीं है किसी को? वेरी गुड। सो टाउ इज माइनस ऑफ पीई साइन थीटा। अब देखो ये P कांस्टेंट है, ये E कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये K का काम कर सकती हैं। लेकिन यहाँ साइन थीटा आ रहा है, एसएचएम के लिए साइन थीटा नहीं आना चाहिए, एसएचएम के लिए माइनस ऑफ के थीटा आना चाहिए। के की जगह तो यार देखो पीई आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ रहा है, तो भी एसएचएम नहीं होगा। हाँ अभी एसएचएम नहीं है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉल ऑसिलेशन है, अभी एसएचएम नहीं है, सिर्फ ऑसिलेशन है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये स्मॉल ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन स्मॉल है, और इसमें मैं एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर लूं, जिस अप्रोक्सीमेशन को कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं जिसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आप लिख सकते हो कि आपका जो साइन थीटा होगा वो थीटा के इक्वल होगा। अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा। जैसे एंगल अगर तुमने जीरो ले लिया तो साइन जीरो जीरो, अगर बहुत ही छोटा एंगल लिया 0.001 तो ये ऑलमोस्ट 0.001 ही आएगा। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा की जगह आप थीटा रख दीजिए, तो टाउ हो जाएगा माइनस ऑफ पीई थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, which can be written as which can be written as tau is equal to minus of k theta। तो यहां से जो k आ जाएगा दैट k विल बी pe, तो यहां से k आ गया जो k ए pe है। हाँ k आ गया आपके पास। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा है 2π/t, और ये आता है √k/i। सो ये आ गया 2π/t विच इज √k/i।
PE डिवाइडेड बाय I। तो यहां से आप इसे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ओवर I बाय PE। सो दिस इज टाइम पीरियड। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, पूछता है कि मोशन कैसा होगा डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन ऑफ डाइपोल इज सिंपल हार्मोनिक। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी तुमसे यही पूछ लेगा, तो स्टेटमेंट को भी याद रखना। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसएचएम। ये क्वेश्चन अपने आप में आंसर है। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और मुझे डाउट्स बताओ तब तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मरियम, मुनफिदा, रिगजन, सज्जाद, शाहीन, जेबा, जोया, जेबा के आजकल रिप्लाई आ रहे हैं। जोया लास्ट वन, ओके। डॉर्ज सर आज कितने बजे तक क्लास से? 4:30 था। डॉर्जे सिर्फ सैटरडे होती है 4:30, ट्यूसडे थर्सडे तो 4 to 5:30 है। ओके, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा। चल डॉर्जे देख ले, बस यही मिस हुआ है तुम्हारा, हो जाएगा। ये कौन कौन पूछ रहा है, यहाँ देखो। यहाँ हुआ क्या, यूनिफॉर्म फील्ड में आपने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया फील्ड के पैरेलल। तो डाइपोल अगर फील्ड के पैरेलल है तो टॉर्क जीरो होगी। टॉर्क होती है पी साइन जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगी। तो ये पहली चीज मैंने बताई। हाँ, दोनों में नेगेटिव लेंगे। अब जब डाइपोल को आपने डिस्टर्ब कर दिया थीटा एंगल से, तो देखो आपने डिस्टर्ब कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज। इस पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट करेगी जो डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगी। अब ये रुकेगा नहीं है, इतना मोमेंटम गेन करेगा कि नीचे चला जाएगा। फिर ये एंगल थीटा, फिर टॉर्क एक्ट करेगी, फिर ये फील्ड की डायरेक्शन में लाएगी एंड कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये अपनी मीन पोजीशन के बाद कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा कुछ इस तरह से। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही है डाइपोल के ऊपर, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस ऑफ पीई साइन थीटा। दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन डाइपोल। अब इसमें ये जो पीई है ना, ये पीई तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां एसएचएम के लिए साइन थीटा नहीं आना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि एसएचएम के लिए थीटा आना चाहिए। यहां तक बताओ जितनों का भी डाउट था, जैनब का था, मरियम का था। यहां तक क्लियर है सबका? ओके। अब ये एसएचएम नहीं है, एसएचएम के लिए साइन थीटा नहीं होता, थीटा आता है। तो स्मॉल ऑसिलेशन जब आप लोगे, तो स्मॉल ऑसिलेशन में आप लिख सकते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। सो नीचे वाले में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है आयशा? नीचे वाले में डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो हर हाल में टॉर्क और थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आ रहा हूं, वही आ रहा हूं डॉर्ज। साइन थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। तो उसके लिए हमने स्मॉल ऑसिलेशन ले लिया कि साइन थीटा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। अगर ऑसिलेशन स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क को लिख सकते हो माइनस ऑफ पीई थीटा। अब ये जो माइनस ऑफ पीई थीटा आ गया, थीटा आना चाहिए कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो। जब ये ऑसिलेट करेगा तो पी चेंज नहीं करने वाला, जब ये ऑसिलेट करेगा तो ई चेंज नहीं करने वाला। पी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, सिर्फ थीटा वेरी करेगा। तो ये पीई थीटा मींस माइनस ऑफ के थीटा की फॉर्म में आ गया, ये एसएचएम हो गया। अब देखो जरा ढंग से, के की जगह क्या आ रहा है, पीई, तो के पीई आ गया। डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, तो ओमेगा होता है 2 पाई/टी, और ओमेगा लिखा था रूट ओवर के बाय आई। ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है रूट ओवर के बाय आई, और ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई/टी। तो यहाँ मैंने 2 पाई/टी लिया, के कितना आया था, पीई डिवाइडेड बाय आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइन थीटा नहीं, थीटा आता है। और बताओ, डाउट्स बताओ उसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया कई बार। इतना लिख लीजिए और बताइए मुझे अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो, कोई परेशानी हो।
अच्छा, के पीई कैसे आया ना, कुंजैंग यही पूछ रहे हो? हाँ, देखो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, हमारा टॉर्क आया माइनस पीई थीटा। एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है टाउ इज माइनस के थीटा। तो इंस्टेड ऑफ के आप क्या यूज कर रहे हैं, पीई, तो के को आप लिख सकते हैं पीई, है ना। के की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, पी, तो के को आप पी रख देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। एसएचएम की इक्वेशन होती है माइनस के थीटा, यहाँ आ रहा है माइनस पीई थीटा। देखो थीटा की जगह थीटा, के की जगह क्या आया पी, तो मैंने पी लिख दिया। कुंजैंग अब क्लियर हुआ? चलो इसे रब कर दूं, सब लिख चुके हैं। चलो, अब यूनिफॉर्म फील्ड के बाद ना एक क्वेश्चन आता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कहता है डाइपोल को डिफाइन करो। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने डाइपोल को रख दिया तो देखिए क्या होगा। सो मान लो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फील्ड वेरिएबल है, चेंज कर रही है। ये डाइपोल रख दिया माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां फील्ड की वैल्यू E1 है, यहां आते आते फील्ड चेंज होकर E2 हो गई। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स होगी, देखो E1 की वजह से फोर्स आएगी, तो देखो यार ये फोर्स कितनी हो जाएगी, ये फोर्स हो जाएगी डॉट जे। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, नॉन यूनिफॉर्म में किसी भी इसमें आ सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो हमेशा। सो जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही होगी, माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही होगी। प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज क्यू E1, माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज माइनस क्यू E2। फील्ड्स अलग अलग हैं, फील्ड्स चेंज हो रही हैं। तो जब फील्ड चेंज हो रही है तो नेट फोर्स देखो, सो यहां डाइपोल के ऊपर कुछ नेट फोर्स जरूर काम करेगी, एंड दैट नेट फोर्स इज क्यू E1 माइनस क्यू E2। तो ये नेट फोर्स हो गई क्यू E1 माइनस E2, जो जीरो नहीं है। फोर्स जीरो ना होने का मतलब है कि ये ट्रांसलेट कर सकता है, मीन्स ये डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो आगे पीछे जा सकता है। यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेट नहीं कर सकता था, सिर्फ ऑसिलेट कर सकता था, ऐसे करके, ऐसे कर कर ऑसिलेट कर रहा था यूनिफॉर्म में। बट नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स एक्ट कर रही है तो ये आगे पीछे मूव कर सकता है। सो डाइपोल में हैव ट्रांसलेशनल मोशन। जीरो नहीं है, जीरो कैसे हो जाएगा, E1 और E2 की वैल्यूज अलग है ना। तो E1 E2 की वैल्यूज अगर सेम होती, भाई जब मैं लिख रहा हूं कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है उजमा की फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। जब आप कहते हो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म दैट मींस फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ट्रांसलेशनल मोशन है, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। टॉर्क तो एक्ट करेगी ही करेगी।
टॉर्क से तो आप बच ही नहीं सकते। ये टॉर्क भी एक्ट कर रही है, सो डायपोल विल हैव सम रोटेशनल मोशन। हाँ डॉर्जे अगर यूनिफॉर्म होगा तो चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा तो E1 E2 सेम होगा, ये कैंसिल कर देगा। अब बताओ फातिमा, शैन, अयान, डॉर्जे, मरियम, कुंजैंग, टॉर्क इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, स्मॉल एंगल में होगी ताकि ये रोटेट करे। हाँ शाहीन, यस रोल करेगा। सो जो कंबाइंड मोशन होगा ना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अभी आया आयशा, एक मिनट बस, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सो जो कंबाइंड होगा, दैट कंबाइंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। सो ट्रांसलेशन और रोटेशन का ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो मुनफिदा सर वन मोर, मुनफिदा मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो, एक बार और क्या समझाऊं शुरू से। आयशा यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेशनल मोशन होगा, आयशा यूनिफॉर्म फील्ड में एसएचएम होगा, ऐसे नहीं रोटेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अयान बस एक मिनट, हाँ अयान पूछ रहा है ई क्यू, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाता तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता। देखो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन डिसाइड करना तो आसान काम है ना, तुमने ऐसे रख दिया, ये स्मॉलर एंगल है तो ऐसे रोटेट कर जाएगा। लेकिन इसी को अगर तुम ऐसे लिख दो, इसी को अगर आप ऐसे लिख दें कि ये, सो अगर ये ऐसे रख दिया आपने, तो हर हाल में स्मॉल एंगल से रोटेट कर कर फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। नहीं सामिया, फील्ड की तरफ वहां तो ट्रांसलेट करेगा, वो ट्रांसलेशनल मोशन डिसाइड करेगा कि वो ऊपर नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। E1 ज्यादा है तो आगे जाएगा, E2 ज्यादा है तो पीछे जाएगा। बट जो रोटेशन है, वो रोटेशन डिपेंड करेगा एंगल पर, जो भी स्मॉल एंगल होगा उस स्मॉल एंगल से रोटेट कर कर फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। अल्टीमेट फेट यही है, फील्ड की डायरेक्शन में आना है। कोई पूछ रहा था शुरू से, तो जैसे ही आपने डाइपोल को रखा फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड में, पॉजिटिव जो चार्ज है ये QE1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड की डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज होगा ये माइन या फील्ड E2 है तो माइनस QE2 एक्सपीरियंस करेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स होगी डाइपोल पर, दैट इज सम ऑफ QE1 एंड QE2 विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आ गया QE1 minus E2 which is non-zero, means dipole will have some net non-zero force। नेट नॉन जीरो फोर्स का मतलब है कि ये डाइपोल ट्रांसलेट कर सकता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, डाइपोल में हैव ट्रांसलेशनल मोशन। टॉर्क तो पहले भी एक्ट कर रही थी, टॉर्क अब भी एक्ट करेगी, तो टॉर्क की वजह से रोटेशन होगा, तो कंबाइंड जो मोशन होगा ये ऐसे रोटेट करता हुआ आगे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे चला जाए, वो डिपेंड करता है फील्ड की वैल्यूज कैसे दी हुई हैं, फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है तो पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रही है। जेनरिक रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ऐसे रोटेट करता हुआ ये आगे मूव कर जाएगा डायरेक्ट। आप बताइए मुझे इसमें क्या परेशानी है। कोई डाउट नहीं है।
मरियम डाइपोल में दो से ज्यादा चार्ज हो नहीं सकते। डाइपोल का मतलब ही ये है कि दो चार्ज हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। चलो गुड, इसे रब करते हैं। इसके बाद डाइपोल खत्म हुआ। डाइपोल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो विजिबल है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल है? नो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर बनाओ, अगर फील्ड विजिबल नहीं है और मैं तुमसे कहूं कि फील्ड की पिक्चर बनाओ, तो फील्ड की पिक्चर बनाने के लिए तुम एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको मैं फील्ड दे रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं फील्ड, भाई फील्ड विजिबल थोड़ी ना होती है कि अगर मैं आपसे कहूं ये पेन है, इस पेन को मैंने किसी तरह से चार्ज कर दिया, इस पेन के अराउंड फील्ड जरूर एग्जिस्ट होगी, लेकिन वो फील्ड दिख थोड़ी ना रही है। मैं तुमसे कहता हूँ फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ, तो हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट ड्रॉ करने का वजह बस इतनी सी है कि अगर आप किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं ना, विजुलाइज कर सकते हैं, तो आपको उसे समझना बड़ा आसान हो जाता है। अगर किसी चीज को आप ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अच्छा, वेव को ऐसी शो करते हैं ना भाई, ये जब कोई वेव होती है, मान लो साउंड वेव है, साउंड वेव को ऐसे ही शो करते हैं ना। अब ये तो किसी के लिए नया नहीं होगा, ये तो सबने देखा होगा। साउंड वेव है अगर, तो साउंड वेव को रिप्रेजेंट ऐसे ही तो करते हो। डॉर्जे, मैं अभी आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट पर, पहले इसको सुन लो फिर आता हूं मैं। तो ये वेव्स की पिक्चर है, साउंड वेव है, साउंड वेव की ये पिक्चर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साउंड वेव्स को। खुद सोचो, मतलब साउंड वेव का जब भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, साउंड वेव को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये साउंड वेव की पिक्चर नहीं है। साउंड वेव ना, ये इमेजनरी है। साउंड वेव की पिक्चर नहीं है, दिखती नहीं है वेव, तो पिक्चर कहां से बनाओगे? साउंड वेव जो है उसका मैथमेटिकल ग्राफ है ये। साउंड वेव को मैथमेटिकली साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां, ये साइन का ग्राफ है। तो ये जो आप ड्रॉ करते हैं ना, ये पिक्चर नहीं होती वेव की, ये मैथमेटिकल ग्राफ है। साउंड वेव को मैथमेटिकली साइन कर्व से ड्रॉ करते हैं और वो इसका ग्राफ है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब समझो फील्ड लाइंस क्या है। फील्ड लाइंस आर, कॉस से भी कर सकते हैं मरियम, अगर आप कॉस से करेंगी तो ये शेप आ जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर electric field lines are geometrical and pictorial representation of electric field। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मरियम, वेव जो मोशन होता है ना वो पीरियोडिक होता है, तो हर पीरियोडिक मोशन साइन और कॉस की टर्म्स में आ जाता है। इसे फोरियर थ्योरम कहते हैं। लाइक 11th में जब वेव स्टार्ट होता है इसी से स्टार्ट होता है। हर
वेव मोशन पीरियोडिक है, मीन्स एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। साइन कॉस भी रिपीट करता है, देखो साइन 0 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 720 भी 0 होता है। तो साइन फंक्शंस भी पीरियोडिक है। तो हर पीरियोडिक फंक्शन को साइन कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेव्स भी पीरियोडिक है, इसीलिए वेव को भी साइन कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ज्योमेट्रिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्री की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फील्ड लाइंस यूज करेंगे। फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ताकि आप चीजों को सीख पाए। अब अगर ये हाइपोथेटिकल है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं इसे ड्रॉ करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझना, फिजिकल रियलिटी है फील्ड। जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं दैट ज्योमेट्री इज फील्ड लाइंस। फिजिकल रियलिटी फील्ड लाइंस नहीं है, फिजिकल रियलिटी फील्ड है। अब फील्ड वेक्टर है, फील्ड में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो ये फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेंगी और डायरेक्शन भी। पहले देखो डायरेक्शन कैसे पता चलता है फील्ड लाइन से। तो अगर मैंने आपको फील्ड लाइन दे दी, मान लीजिए फील्ड लाइन है ऐसे जा रही है, मैं कोई एक पॉइंट दे दूं, मैं आपसे कहता हूं इस पॉइंट पर मुझे फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो जाएगा। डॉट जी अभी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी अभी डिस्कस करेंगे, अभी आते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर ये फील्ड लाइन है और मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दी हुई है, किसी एक पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो फील्ड का डायरेक्शन फील्ड लाइन से हमेशा टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन है फील्ड लाइन का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is tangential कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होती है हमेशा। फील्ड इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो दोबारा देख लो, अगर मैं तुम्हें फील्ड लाइन दे रहा हूं और मैं तुमसे कहता हूं किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो टेंजेंट ड्रॉप कर दो, फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। यहां फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए, फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसकी एक इस प्रॉपर्टी से एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। हाँ, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। रीजन ये है, मान लो आप ये मान के चलो कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप दो टैंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एक ये रहा, रीजन है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangents can be drawn which would mean two directions of electric field, which would mean two directions of electric field
एट अ पॉइंट। तो इसका मतलब होगा एक ही पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, पहली चीज। दूसरा, यहां से तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ये आपको डायरेक्शन मिल गया, सॉरी, फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कैसे डिसाइड करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिसाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से। जिस रीजन में फील्ड लाइंस जितना क्लोज होंगी, वहां फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे फील्ड लाइंस दूर चलती चली जाएंगी, फील्ड वीक होती चली जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, रिलेटिव, अभी आते हैं मरीम, अभी एक्सप्लेन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives strength of electric field. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन। जहां जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। सो इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड, नहीं मुनफिदा, अभी आ रहा हूं मैं। इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड, फील्ड लाइंस आर क्लोज, अभी आया, फील्ड लाइंस आर क्लोज इन रीजन ऑफ वीक फील्ड, वीक फील्ड दे आर फार अपार्ट। इतना लिखो, फिर एक साथ सारे डाउट्स लेते हैं। इतना लिखो जल्दी से, फिर एक साथ सारे डाउट्स लेते हैं। इतना लिखिए, फिर डाउट्स लेते हैं सर। नहीं, उनकी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, कभी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती शिवा। ड्रॉ करेंगे हम इसे। चार्ज इंटरैक्ट करेंगे बट फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। निल्जा देखो, ये सिर्फ ये, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये लास्ट वाला पॉइंट कह रही हो निल्जा। ओके, लास्ट वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत डाउट्स हैं इसमें सबको। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं यहां पर, पहली चीज है कि रिलेटिव क्यों, एब्सोल्यूट क्यों नहीं। मैंने यहाँ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, किससे स्ट्रांग है किससे वीक है। स्ट्रांग और वीक जब तुम डिसाइड करते हो, तो तुम दो चीजों को कंपेयर करते हो ना। मैंने तुम्हें +2 लिख दिया, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर है या स्मॉल है। किससे ग्रेटर या स्मॉल है? ग्रेटर और स्मॉल के लिए एक और होना चाहिए ना, जिससे तुम कंपेयर करके कहोगे भाई इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपेरेटिव। फील्ड लाइंस आपको ये नहीं बताएगी कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि फील्ड लाइंस आपको ये बता दे कि फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, या फील्ड लाइंस आपको किसी तरह से ये बता दे कि फील्ड 1000 न्यूटन पर कूलम है। वो पॉसिबल नहीं है। फील्ड लाइंस आपको सिर्फ ये बताएगी कि अगर दो रीजन्स हैं, तो किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है और किस रीजन में फील्ड कंपेरेटिव वीक हो जाती है। ये आपको फील्ड लाइंस बताती है। तो जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं,
रीजन 1, ये मैंने आपको कुछ फील्ड लाइंस दे दी, ये रीजन 2 और ये जो रीजन है ये रीजन 3। तो देखो रीजन 1 में फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, रीजन 2 में सेपरेशन थोड़ा बढ़ता है, रीजन 3 में सेपरेशन और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट जो फील्ड है वो रीजन 1 में, उससे जो वीक फील्ड है वो रीजन 2 में है, और सबसे जो वीक फील्ड है वो रीजन नंबर 3 में। तो जो मैं कह रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी मीन सेपरेशन, जहां सेपरेशन सबसे कम वहां फील्ड सबसे ज्यादा, सेपरेशन बढ़ाने का मतलब है फील्ड वीक होती चली गई। अब और क्या क्या डाउट्स थे इसमें? वायर, एक सेकंड में जरा डाउट्स ले लूं सबके एक एक करके फिर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। मुनफिदा का था कि सर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मुनफिदा हम तो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, फील्ड की स्ट्रेंथ जरूर डिपेंड करेगी चार्ज से आप कितने दूर जा रहे हो, बट जो भी आपकी फील्ड आई है हम उसे ज्योमेट्रिकली शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगी कहाँ वीक होगी। जहां स्ट्रांग होगी वहां सेपरेशन कम होगा, जहां वीक होगी वहां सेपरेशन बढ़ जाएगा। मुनफिदा के बाद था हाँ वाई रिलेटिव वाई नॉट ओनली डेंसिटी। तो मरियम रिलेटिव का रीजन यही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, दो चीजों को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब वो, कंपेयर तो तभी करोगे जब दो, एक को किससे कंपेयर करोगे, तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देने वाला। रिपीट, ओके सर, कहा गया? नो बिटवीन फील्ड लाइंस, ओके। मरियम हो गया। और क्या डाउट्स थे? ओके 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 ओके, ठीक है, चलो जी, हो गया। अच्छा, जिसके बाद तो जहां सेपरेशन कम है वहां फील्ड स्ट्रांग है, जहां सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा फील्ड कंपेरेटिव वीक होती चली जाएगी। अब एक चीज और है, ये सेपरेशन तुम तब देखोगे एग्जैक्टली जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें फील्ड लाइन ही अलग अलग ड्रॉ करके दे दूं, जैसे अगर मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल दे दूं, मैं तुमसे कहता हूं एक चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 के लिए मैंने 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करी। अब तुमसे एक और चार्ज कहता हूं Q2 है, एक मिनट और जो है मैं भी आया। यहाँ 4 फील्ड लाइंस है, यहाँ 8 फील्ड लाइंस, मुझे बता सकते हो कौन सा चार्ज स्ट्रांग होगा? Q1 स्ट्रांग होगा, Q2 स्ट्रांग होगा? हाँ, जहां जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, Q2 स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू Q1। अब वो एग्जैक्ट रेशियो पूछ लेता है, तो देखो रेशियो ऐसे आएगा, Q1 के लिए कितनी फील्ड लाइंस हैं? 4। Q2 के लिए फील्ड लाइंस बिल्कुल डबल हो गई। डबल होने का मतलब है कि Q2 इज ट्वाइस ऑफ Q1। हाँ, तो अगर फील्ड लाइंस डबल हो जाएं, फील्ड लाइंस डबल होने का मतलब है चार्ज डबल है। 2 कूलम के लिए अगर तुम चार्ज ड्रॉ कर रहे हो तो 4 कूलम के लिए तुम्हें 8 ड्रॉ करनी होगी। अब ये 4 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशियो इंपॉर्टेंट है। मरियम तुम फिर से जो कह रही थी रिलेटिव क्यों है, यहाँ ऐसा हो सकता है मैं 5 ड्रॉ कर दूं तो मुझे यहाँ 10 ड्रॉ करनी होगी। जैसे अगर +2 कूलम का चार्ज है, मैं इसके लिए 2 फील्ड लाइंस ले रहा हूं, तो जब मैं 4 कूलम का लूंगा तो मेरी मजबूरी है मुझे 4 लेना होगा, डबल हो जानी चाहिए रिलेटिव। ये 2 फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा हो सकता है 2 कूलम में मैं 3 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं तो यहाँ 6 फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होगी। रिलेटिव नंबर इज इंपॉर्टेंट। डॉर जी मुझे एक बार और बताओगे तुम क्या पूछ रहे थे?
मोहित कोई डाउट इसमें? रिक्सेन? नहीं, वो डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं सामिया अगर यहाँ 4 थी या 12 ले लेता तो 1:3 हो जाता। डॉर्जे क्या पूछ रहे थे तुम? अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ। अच्छा यार सुनो, मैं एक काम कर रहा हूँ जो मैं आजकल 11th वाले बच्चों के साथ करता हूँ, मैं सारे बच्चों को अनम्यूट करके रखता हूँ। ये तुम्हारी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, सबको अनम्यूट करके रख रहा हूँ। जब आपको डाउट पूछना हो चैट रूम के अलावा भी आप खुद को अनम्यूट करो और पूछ लो। कंट्रोल म्यूट अनम्यूट का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बस बैकग्राउंड साउंड ज्यादा नहीं आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूछ लो तो उसे बंद कर देना। और जिसका बैकग्राउंड में ज्यादा साउंड नहीं है वो तो हमेशा अपने आप को अनम्यूट रख सकता है। तो म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर ज्यादा आवाज आई तो मुझे मजबूरन फिर वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो आपको जो भी डाउट हो आप खुद को म्यूट कर अनम्यूट करो और पूछ लो, फिर खुद को म्यूट कर दो। और बहुत बेहतर है अगर आप कुछ ईयरफोन्स या घर के ऐसे कोने में बैठे हैं जहां आवाज ना आती हो, तो फिर 30 बच्चों में कोई परेशानी नहीं है। मैं भी एक बैच ले रहा था जिसमें सब अनम्यूटेड थे। सो मुझे एक आध डाउट्स लेने दो। डॉर्जे, टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता डॉर्जे, कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, किसी हाल में भी नहीं कर सकती। क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है डॉर्जे की फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं? तुम्हारे क्वेश्चन पर भी आ रहा हूँ। एक और का क्वेश्चन है डॉर्जे के बाद, रेडमी। अब पता नहीं रेडमी कौन है। डॉर्जे, तुम्हें क्यों लग रहा है फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं? ऐसा कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा जिसकी फील्ड लाइंस ऐसी चली जाए, एक के ऊपर एक चली जाए, कभी नहीं। एक ऐसी होगी तो एक ऐसी होगी। ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक ऐसा है उस पर बिल्कुल ही एक ऐसे फील्ड लाइन आ जाए। फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हो सकती है या वो एक पूरी सिंगल फील्ड होगी, दो अलग अलग फील्ड्स नहीं क्रॉस कर सकती। सर पिछले क्वेश्चन में सर एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता तो क्या होता? पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर हाँ सर, ये वाले क्वेश्चन में। मैग्नीट्यूड सेम होता, मतलब ये इसका डबल होता Q2। सर साइन साइन हाँ, चेंज होता साइन तो। ऑपोजिट हो ना, तो बस इतना हाँ डिफरेंस होता, आउटवर्ड्स की जगह इनवर्ड्स हो जाता। हाँ सर, वो और कोई इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव में। कुछ नहीं। और मुझसे पूछ रहा था अभी, शायद किसी का था कि डबल ही क्यों। देखो डबल तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मतलब मैंने ये कहा कि अगर फील्ड लाइंस डबल हो गई तो चार्ज डबल हो गया। मतलब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं कि फील्ड लाइंस ट्रिपल हो जाए, यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि फील्ड लाइंस ट्रिपल हो जाए। नहीं, नहीं जोया, ओवरलैप भी नहीं होती। देखो जैसे सनाउल ने यूज किया था ना, ऐसे यूज करो तो बहुत मजा आएगा। मुझे किसी को म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर देखो 3 थे, यहाँ 9 हो गए। सो दैट मीन्स Q2 इज 3 टाइम्स Q1। फील्ड लाइंस ट्रिपल हो गई तो चार्ज भी ट्रिपल है। फील्ड लाइंस 4 टाइम्स हो गई तो चार्ज 4 टाइम्स है। डबल होना कोई जरूरी नहीं है, तो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। और बताओ भाई, डाउट किसी को? आगे बढ़े। नहीं कर सकती। एक चार्ज की फील्ड लाइन दूसरे चार्ज की फील्ड लाइन कंबाइन होकर एक सिंगल फील्ड लाइन बना लेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। आयदा सर, ओवरलैप ना होने का क्या रीजन है? देखो ओवरलैप ना होने का रीजन ये है कि अगर ये ओवरलैप कर गई तो एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं तो क्रॉस कर रही होगी। क्रॉस कर गई तो वही प्रॉब्लम आएगी, एक पॉइंट पर दो फील्ड्स हो जाएंगी। तो फील्ड लाइंस अगर दो अलग अलग फील्ड लाइंस होती है ना, तो कंबाइन कर कर एक सिंगल फील्ड लाइन बना लेती है। वो अभी आएगा नेक्स्ट वाला। ये जो इंटरेक्शन इंटरेक्शन तुम लोग पूछ रहे हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फील्ड लाइंस कंबाइन कर सकते सर? हाँ, फील्ड लाइंस कंबाइन कर सकती हैं, अभी करेंगे। फील्ड लाइंस कंबाइन कर सकती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी ने डायरेक्शन बताया, दूसरी प्रॉपर्टी ने मैग्नीट्यूड बताया। तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं
हाँ, फील्ड लाइंस, electric field lines make open loops. Electric field lines are continuous and open loops. They don't make closed loops. They don't make closed loop. Field lines कभी भी closed loop नहीं बनाएंगे. Field lines हमेशा open loops बनाती हैं. ये ऐसा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आएंगी और नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट कर जाएंगी. सुनो, ओपन लूप क्लोज तब होता है जब ये वापस आ जाता है. फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ओपन लूप्स बनाती है. फोर्थ सर प्रॉपर्टी, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी. मैग्नेटिक सर फील्ड लाइंस में क्लोज लूप होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ आ जाएगा. सर यहाँ ओपन हो सकता है? यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन ही होगा, यहाँ क्लोज नहीं हो सकता. ये डिफरेंस. और उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नेचर आ जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, electric field lines originate from positive charge and terminate at negative charge. तो ऐसा आता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, यहां से शुरू होंगी फील्ड लाइंस. और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट होती हैं, खत्म होती हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मरियम, इसको ना तुम कन्वेंशन मान सकते हो. असल में हम जो अभी कर रहे हैं ना, फील्ड लाइंस जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. हम एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं जिस लैंग्वेज के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस कर पाए. जो कुछ भी आपने फॉर्मूले से सुना था, फोर्स अट्रैक्शन होता है, रिपल्जन होता है, न्यूट्रल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था, हम वो सारी चीजें एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज के थ्रू करना चाह रहे हैं. तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, कन्वेंशन समझ लो. ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब फील्ड लाइन जैसा कुछ है ही नहीं, तो आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स तो रिलेटिव है, मतलब तो कन्वेंशन है हमने ली हुई है. लेकिन इस कन्वेंशन की बेसिस पर जो फील्ड एग्जैक्ट एग्जिस्ट करती है, जो रिपल्जन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसे मैं ज्योमेट्री की फॉर्म में दिखा पाऊंगा. तो सिर्फ उन चीजों को ज्योमेट्री की फॉर्म में दिखाने के लिए ये सब कन्वेंशंस ली जाती हैं, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स. एक चीज और है, यहां से ओरिजिनेट होगा, यहां जाकर टर्मिनेट कर गया. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract longitudinally. तो देखो अब यहां से काम आएगा, अब तुम्हें दिखना शुरू होगा कि अट्रैक्शन को ज्योमेट्री में कैसे शो करते हैं. अट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली which explain attraction of which explain attraction of like charges, which explain attraction of unlike charges. अगर आपने दो अलग अलग तरह के चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. उस अट्रैक्शन को आप फील्ड लाइंस की लैंग्वेज में शो कर सकते हैं कुछ ऐसे. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. तो दिख रहा है पॉजिटिव की फील्ड स्ट्रेट थी, नेगेटिव की भी फील्ड स्ट्रेट थी. अब ये फील्ड लाइन जो कह रहे थे मर्ज, अब ये मर्ज होंगी, ये ऐसे मर्ज हो जाएंगी. इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो गई. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करेगा अट्रैक्शन. जो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस, कि अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे. ये अट्रैक्शन आपको इससे मिलेगा.
लाइक फील्ड चार्जेस लाइंस में भी के। हम ऐसे ही शो करेंगे सर जी। हाँ कैसे? लाइक चार्जेस में भी हम ऐसे ही शो ना, शो कर लाइक सकते हैं। चार्जेस में रिपल्जन है, तो रिपल्जन में बिल्कुल हाँ कहानी बदल जाएगी, हाँ रिपल्जन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। तो देखो अब ये तो अट्रैक्शन हो गया कि अट्रैक्शन अगर आपको कहीं शो करना है, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको अट्रैक्शन शो करना होगा, तो अट्रैक्शन आप ऐसे शो करोगे। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज अट्रैक्शन। फातिमा देखो, फील्ड लाइंस की लैंग्वेज में अगर वो आपसे कहता है कि अट्रैक्शन एक्सप्लेन कीजिए, तो अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन से। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि देखो, अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज था, अच्छा अयान आ रहा हूं जरा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड लाइन स्ट्रेट थी। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन स्ट्रेट है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, की ऐसे 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 आके यहाँ कंबाइन करके, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। और ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है अट्रैक्शन। पॉइंट 3। हाँ अयान देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं। ऐसा नहीं होता कि फील्ड लाइंस में ब्रेक आ जाए, ब्रेक्स नहीं आते, दे आर कॉन्टिन्यूअस। और ओपन लूप्स हैं। ओपन लूप्स का मतलब है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये वापस आ जाए। क्लोज लूप का मतलब होता है ये फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता, ऐसा होता तो फिर क्लोज लूप था। ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ये ओपन लूप बनाता है कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे चला जाए। निर्जा, अगर ये क्लोज लूप बनाता तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। ये 11th में वर्क एनर्जी इन पावर में होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो। तो यहाँ वर्क डन जीरो हो जाता है। वर्क डन जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कभी कोई वर्क डन ही नहीं कर पाती, जो होता नहीं है। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है, जिसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आ रहा है। तो वर्क डन जीरो नहीं है। वर्क डन जीरो ना होने का मतलब है पाथ क्लोज नहीं है। अगर पाथ क्लोज हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सिक्स्थ है रिपल्जन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other. Lateral pressure on each other, which explain repulsion. Which explain repulsion of like charges. अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा भी आपने पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्जन को फील्ड लाइंस में ऐसे शो करता है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट कर कर, जो स्ट्रेट फील्ड लाइंस थी वो ऐसे मॉडिफाई हो गई, ये थी ना स्ट्रेट, ये ऐसे मॉडिफाई हो गई। इसे कहते हैं कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, और प्रेशर एक्सर्ट कर कर ये अलग अलग हो गई, इसे कहते हैं रिपल्जन एक्सप्रेस कर रहे हैं। शिवा, थ्रेस पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं है शिवा, ऐसे ब्रेक्स नहीं आ रहे, एक सीधी लाइन है, ऐसे नहीं कि लाइन ब्रेक हो होकर आ रही हो। चलो जी इतना लिख लो। ओके, अमान बड़ा मेहनती हो गया, दोनों बैचेस में रेगुलर आता है। अमान ये लॉकडाउन का फायदा है, कोई काम नहीं है सिवाय पढ़ाई के। अब वो था नेगेटिव तब भी सेम होगा, रिपल्जन सेम होगा। चलो अच्छा है, 11 भी करते रहो, टाइम बचता है, यहाँ तो स्लो चल रहा है, 11 भी रिवाइज करते रहो। जोया किस केस में? नहीं, रिपल्जन में मर्ज नहीं होती, रिपल्जन में दूर चली जाती है, अट्रैक्शन में मर्ज हो जाती है।
रिपल्जन में मर्ज नहीं होती, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है, दूर चला जाता है। अट्रैक्शन में मर्ज होकर एक सिंगल बना लेती है, रिपल्जन में नहीं होती। क्योंकि अगर मर्ज होने लगे ना तो अट्रैक्शन और रिपल्जन देखकर समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। मतलब ये फिर सोचो, ये ना एक लैंग्वेज हम डेवलप कर रहे हैं ताकि मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं और तुम्हें दिख जाए कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्जन हो रहा है। आज तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखेगा इसकी सिग्निफिकेंस इन प्रॉपर्टीज की, कि तुम बिना इक्वेशंस के डिसाइड कर पाओगे कि अट्रैक्शन रिपल्जन क्या था, चार्ज कहाँ पॉजिटिव था कहाँ नेगेटिव था, वो सारी चीज। यहां तक तो लिख लिया ना सबने? सर अगर दोनों मतलब जैसे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो उनका हम्म, क्या होगा, वो क्रॉस करेंगे कि नहीं? नहीं, नहीं यार, नहीं करेंगे। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से भी जा रही है ना। सर 90 डिग्री पे रख दिया। एक तुमने यहाँ रख दिया, एक तुमने यहाँ रख दिया। हाँ, दो ऑब्जेक्ट में वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक और मसला है अयान, एक और इशू आएगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स रखोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेंगी। अयान, अयान ही पूछ रहा था ना? नहीं सर, सनाउल। अच्छा, सनाबल। तो देखो, जब तुम दो ऑब्जेक्ट्स को रखोगे तो वो अट्रैक्ट या रिपल तो करेंगे। जी सर। चार्ज है तो अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा। अगर रिपल्जन हुआ ना यहाँ पर, तो फिर रिपल्जन को आप ऐसे शो करोगे। अगर यहाँ रिपल्जन हुआ तो रिपल्जन की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगी। अगर अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन की वजह से फील्ड लाइंस कंबाइन होकर एक सिंगल फील्ड लाइन बना देंगे। ये फर्क। सर वो किस डायरेक्शन में जाएगी फिर? ये रहा, ये वाला कि मान लो अट्रैक्शन हुआ तो ऐसे कंबाइन कर गया, पॉजिटिव और नेगेटिव था ना। मान लो एक यहाँ पर था तुम्हारा, एक ऊपर था, ये ऐसे चला जाएगा, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे चली जाएगी। एक यहाँ था, एक यहाँ था, रिपल्जन हुआ तो ये वाली फील्ड लाइन ऐसे चली गई, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे चली गई। ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये रिपल्जन। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होते तो फील्ड लाइंस एक दूसरे में कंबाइन कर जाती, ऐसे जाकर कंबाइन कर, क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक। चलो चलो भाई, आज इसे यहीं छोड़ते हैं। सैटरडे क्लास मेरी 4:30 से होती है, सैटरडे इसको कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे होपफुली इसे कंप्लीट कर हम गॉस लॉ स्टार्ट, फ्लक्स स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, 11 का क्लास भी होता है सर? हाँ, 11 का क्लास भी होता है। कितने बजे सर? 5:30 से क्लैश करेगा केमिस्ट्री के साथ, ओके सर। क्लैश कर जाएगा। चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। सर 11 का बता दीजिए आईडी और पासवर्ड। हाँ, 11 के आईडी और पासवर्ड बता देते हैं। कौन? अमान? हाँ, क्रैश कोर्स की सुबह क्लास है 10 बजे। सुबह है 10 बजे। उठ जाओगे? ठीक है सर। हाँ सर, कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है, क्रैश कोर्स है उसमें। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। ओके, चलो मैं जा रहा हूँ, अब केमिस्ट्री क्लास है आपकी।